Hi guys, what's up? So today was the civil services mains paper for essay, and I thought I'll cover just give you a brief outline as to how to write an essay, an important essay. See, it is very important because it has 250 marks, and it is very easy to secure in this particular section. Very easy. Trust me on that. So when we talk about essay this time, again they have asked you to write two essays instead of one. So in 2013, when I was giving the paper, I got about 145 marks in it, and it was considered a very good score at that time. Even now it is considered a good score, but lot of other people are also getting 150 नंबर आ जाते हैं. बट अभी जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें जैसे 4 क्वेश्चन पूछे थे कि फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. ठीक है. दूसरा था इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिजिकल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया. तीसरा है डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स, प्योरली एजुकेशन बेस्ड है. और चौथा, हैज़ द नॉन अलाइन मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ मैं चारों स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है. एब्सोल्युटली एक पैसे का कोई इसमें न्यू नहीं है. फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. तो और सेक्शन बी में 4 थे, वो बिल्कुल ऐसे थोड़े वियर्ड टाइप के थे. जॉय इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज़ अ मिथ. तीसरा था वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रजिस्ट नेचुरल लॉज. और चौथा था सोशल मीडिया इज़ इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. तो आपको क्या था कि 3 घंटे मिले हैं इसमें पेपर करने में, तो 250 मार्क्स का पेपर है और आपको 1000 वर्ड्स के करीब लिखने हैं दोनों ऐसे में. 4 में से एक चूज़ करना है, बॉटम 4 में से एक चूज़ करना है. बहुत सिंपल सा है, कुछ फाइट नहीं है इसमें. तो देखते हैं कि इसका मैं अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठा होता तो मैं क्या करता. तो जैसे फार्मिंग हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, तो मैं ऐसा पार्टली एग्री करता. मैं ऐसे नहीं बोलता कि इसको बिल्कुल इरिवर्सिबल ट्रेंड है, ऐसा भी नहीं दिखाएंगे, और इसको ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि कोई इशू ही नहीं है. सो यू हैव टू एग्री समथिंग, समटाइम्स यू हैव टू एग्री. ठीक है. धनराज इज सेइंग टेक माय नेम, थैंक यू. सो नेचर ऑफ द टॉपिक हियर इज़ इट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी इन ओरिजिन. ऐसा नहीं था 50 साल पहले इशू नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे मान लो कि आप जवाहरलाल नेहरू जी के कोट डाल सकते हो कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर. सो इट इज़ रेलेवेंट मोर देन नाउ देन एवर बिफोर. पहले भी था रेलेवेंट, बट अभी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. फिर आप कह सकते हो कि वी हैव टू मेक फार्मिंग, माना कि अभी सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं हो पा रहा है, थोड़ी फाइट हो रही है, बट हमें इसको सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस बनाना है. क्योंकि बिकॉज फूड इज़ बेसिक फॉर सर्वाइवल. If there is no industries, it's fine. If there is nothing, that's fine. If there are no hospitals, then fine. But if there is no food, it is the like you will not survive, right? And population is going to increase. We will become 1.4, 1.5 billion. We will surpass China in 4 or 5 years. We will be the largest population in the entire world. And since we will become the most populated country in the world, so agriculture is the only savior here, right? So what are the measures which are taken after independence? So you can say that there are some measures. ऐसा नहीं है that government is not doing anything at all. They are doing land consolidation, land sealing act, green revolution, and they gave some self-sufficiency to India because earlier we were importer. Now but still, like, since population is increasing faster than, and the food production is not catching up, especially it is not being lucrative enough. Okay. So here farming cannot be seen just another primary जैसे economic activity होती हैं. मान लो कि कोई बिज़नेस नहीं चल रहा आपका, आप चप्पल बनाने का बिज़नेस करते हो, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, बंद कर दो. बट फार्मिंग नेशन लेवल पे इफेक्ट करती है. फार्मिंग आर्मी ऑफ अ नेशन. मान लो आर्मी प्रॉफिटेबल नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगी ना, इसका काम प्रॉफिट करना थोड़ी है, उसका वो तो नेसेसरी है. फार्मिंग इज़ नेसेसरी, इट हैज़ टू बी डन. इट इज़ लाइवलीहुड ऑफ मोर देन 50% पीपल ऑफ इंडिया टिल टुडे, मोर देन 50%. इट इज़ आर पार्ट ऑफ द कल्चर, ट्रेडिशन. बिग रोल इन एम्प्लॉयमेंट, GDP में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है इससे, and other sectors are also there, but it is still neglected. Now what are the reasons? इसके क्या reasons हुए हैं, मतलब how come the agriculture is not so lucrative now? So the farm size is reducing, fertility is reducing, excessive use of fertilizer, like lot of privatization, market manipulation, pricing manipulation, non-modernization, non-consolidation of lands. Still people have small patches of land, so productivity goes down. Then they don't get in a proper pricing. Food processing is not there, so half of the food goes to waste. ठीक है. Farming is unprofitable. There is a lot of competition from other exporters. Exotic fruits are available now. So what are doing? Farmers are committing suicide. Unfortunately, farmers are quitting farming. No farmer wants their son to become farmer.
but at the same time they are not ready for another jobs, and so a lot of agitation goes on, demands for reservation in government jobs, etc. There's a lot of debt trap, farmer suicides happen, lenders under they do coercion, then the bank has to compulsorily give farm waivers, loan waivers, then they become non performing asset for the banks, so that in turn affects the other sector of the economy. आप समझ रहे हो? सो इफेक्ट ऑन सोशल सेक्टर एज वेल, फूड क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं होती तो माल न्यूट्रिशन होता है, हंगर डेथ होती हैं, फिर दे आर रिफ्लेक्टेड इन डिक्लाइनिंग रेंज इन हंगर इंडेक्स, फिर अवेलेबल नहीं होता फूड, एक्सेसिबल नहीं होता, अफोर्डेबल नहीं होता, फिर क्या होगा, फार्मर्स को अब गांव में तो नौकरी नहीं मिल रही, सिंस गांव में नौकरी नहीं मिल रही है तो अब वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू इज़ दे विल स्टार्ट टू माइग्रेट टू सिटीज़, वहाँ पे क्या होगा, स्लम डेवलपमेंट होंगे, बहुत सारे और ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम तो है, तो इसका मतलब है अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो आपको ऐसे कुछ सॉल्यूशन बताने होंगे, किसी बड़े आदमी को कोट करो, मैं आपकी जगह होता तो मैं MS स्वामीनाथन को कोट करता, उन्होंने बोला था एक हॉलिस्टिक रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन से काम नहीं होगा, एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। जो बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, फिजिकल होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज होता है, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चेंजेस होते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ होता है। फिजिकल में क्या होगा, जैसे कि लैंड रिक्लेमेशन कर लो पंजाब हरियाणा में, कंसोलिडेट कर दो लैंड को, 10 फार्मर को मिला के बोलो आप अपने लैंड में एक सिमिलर खेती करो, सेम टाइम पे खेती करो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन को और लेके जाओ, जैसे आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड बी देयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल, ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो पूरा पार्ट छूट गया, तो उसको वहाँ पे करो। लैंड पूलिंग, जिसको मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, लैंड पूलिंग। फिर उसके बाद कर्ब द रियल एस्टेट एनक्रोचमेंट इन फर्टाइल लैंड, आप जहाँ पे फर्टाइल लैंड है जो आपका जो खेती कर सकते हो वहाँ पे आप कम से कम रियल एस्टेट तो मत बनाओ, बिल्डिंग तो मत बनाओ वहाँ पे। फिर उसके बाद और क्या क्या कर सकते हो, जैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हो सकते हैं, इंसेंटिव्स टू हिल एरियाज़ फॉर हॉर्टिकल्चर, क्योंकि वहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो सकता है, एंड कुदुम्बश्री अंडर सी फार्मिंग ऑफ केरला एक्सेट्रा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या कर सकते हो, इनपुट को ऑब्वियसली सब्सिडी बढ़ा सकते हो, फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी बढ़ा सकते हो, सब्सिडी को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कर सकते हो फर्टिलाइज़र्स की, जैसे नीम कोटेड यूरिया पिछले साल प्रीलिम्स में आया था तो उसमें आप देख सकते हो। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनको लोन वेवर्स वगैरह दे सकते हो, वाटर मैनेजमेंट, टैरिफ सिस्टम, सेपरेट फीडर फॉर जुडिशियस यूज टू अवॉइड सैलिनाइजेशन, रोड्स डेवलप कर सकते हो। रोड्स डेवलप करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्यों, क्योंकि टाइम पे वो मंडी में पहुंच पाएगा, टाइम पे वो सेल हो पाएगा, तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर सेपरेट फीडर सिस्टम, अवॉइड सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, उसको क्या है क्रॉप रोटेशन करो, और भी बहुत तरीके के मैं आपको बता सकता हूँ जो टॉप ऑफ माई हेड चल रहे हैं। फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या करोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो APMC एक्ट है आपका, उसमें रिफॉर्म लाओ, प्राइसिंग को कंट्रोल करो, प्रमोशन करो उनका, होर्डर्स को कर्ब करो। होर्डर्स सुना होगा ना आपने, क्या होता है जब प्याज की आपने सुना होगा कई बार 60 किलो हो जाती है, 70 किलो हो जाती है, 70 रुपये किलो हो जाती है, वो इसलिए होती है कुछ लोग जो होते हैं जो इनका गलत धंधा करते हैं वो अपने गोडाउंस में इनको भर लेते हैं, उनको होर्डिंग बोलते हैं, तो दैट शुड बी कर्ब्ड। फिर लैंड पूलिंग करो। लैंड पूलिंग का मतलब होता है कि मान लो एक किसान के पास एक एकड़ खेत है, किसी के पास 2 एकड़ खेत है या 3 एकड़ खेत है, इकट्ठा करके एक 100 एकड़ का खेत बनाओ और उसको कल्टीवेट करो, उसमें बीज डालो, उसमें इरिगेशन करो, उसमें ट्रैक्टर लगाओ, उसमें लेबर लगाओ, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि USA में सिर्फ 2 से 3% पॉपुलेशन फार्मिंग करती है, बट वो इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करती है कि वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ में 60% लोग बैठ के फार्मिंग कर रहे हैं, बट स्टिल द आउटपुट इज़ नॉट एबल टू मैच द पॉपुलेशन। फिर उसके अलावा आप क्या करोगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लो, क्रेडिट अवेलेबल कराओ, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को और इम्प्रूव करो। बेचारों को कम से कम एक भी किसान सुसाइड नहीं करना चाहिए यार, दे आर दी बैकबोन, मतलब जय जवान जय किसान सुना होगा ना आपने, हाउ कैन दे कमिट सुसाइड, इट इज़ सो सैड। इफ इन एनी कंट्री एन आर्मी पर्सन और अ फार्मर इज कमिटिंग सुसाइड, दैट कंट्री कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इट्स नॉट ऐसा कुछ टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम। फिर टेक्नोलॉजी वाइज में मतलब यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स, उनको न्यूज़ दो, वेदर की, वही सॉइल टेस्टिंग की, फार्मिंग प्रैक्टिसेस की, प्राइसिंग की, ऐप वगैरह बनाओ, उनके लिए DD पे एक डेडिकेटेड चैनल लगाओ, SMS बेस्ड कैंपेनिंग करो, WhatsApp बेस्ड कैंपेनिंग करो, मतलब मान लो कि आज बारिश होने वाली है तो उसको कवर कर पाएँ, इस तरीके के फर्टिलाइज़र आपके ज़्यादा चलेंगे, या सर आप इस तरीके का बीज यूज़ करो। फिर जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती है, मैं आपको और बताता हूँ, जैसे टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का आपने नाम सुना होगा। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी में क्या करती हैं, जो बिग फार्मा कंपनीज़ होती हैं, MNCs होती हैं, ये क्या करती हैं, जो आपको बेच तो देती हैं सीड, बट जो उस क्रॉप के सीड पैदा होते हैं वो सीड जो हैं वो खुद स्टेराइल होते हैं,
ऐसी टेक्नोलॉजी को बैन करना चाहिए, हमें किसान का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिस कंट्री में किसान को सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है उस कंट्री में हमें नहीं रहना चाहिए। मतलब इट्स वेरी वेरी शेमफुल, मतलब आई फील लाइक क्राइंग कि भाई क्यों हो रहा है मतलब इस देश में ये सब कुछ, यहाँ पे हज़ारों हज़ारों किसान सुसाइड कर रहे हैं। मतलब हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, मतलब डू वट एवर हेल्प वी कैन। उन बेचारों को नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज ट्रांसफ़र करो, मतलब डेडिकेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ उनका हर गांव में जा के, एंड मेक श्योर कि एवरी अपडेट दे गेट। अगर इस साल प्रेडिक्ट किया है कि मानसून कम होने वाला है तो पहले इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ उनको। अगर इस साल प्रेडिक्ट किया गया है कि सीड सप्लाई कम होने वाली है तो सीड आप किसी और स्टेट से करो, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट देयर इज़, आई अंडरस्टैंड कि फार्मिंग अभी उतना लुक्रेटिव नहीं रहा है, अभी उतना सब्सिस्टेंस नहीं रहा है, बट जब तक फार्मर अपना बेटे को फार्मर में खेती में नहीं डालेगा तो देयर इज़ नो वे दैट वी कैन प्रोग्रेस एज अ नेशन। लैंड पूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी लैंड सीलिंग एक्ट के बावजूद भी लोग 100 एकड़ ज़मीन उठा के रखते हैं, ठीक है। सो लाइक द टेक्नोलॉजी इज़ सो आउटडेटेड, मतलब देर आर सो मैनी इशूज़ बट दे आर नॉट एट फॉल्ट बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। जब आप माइक्रो लेवल पे चले जाते हो तो मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो कंक्लूजन क्या है, जो फार्मिंग है, फार्मर्स हैं, वो हमारे फाउंडेशन है, हमारे हज़ारों हज़ार साल, लास्ट 10,000 साल से खेती कर रहे हैं हम लोग, 10,000 भी कम ही बोल रहा हूँ, 12,000 साल से लोग खेती कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली दे आर द पिलर्स ऑफ आवर नेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली no way that we can neglect them. Then you can code a lot of committees. I'm just talking on top of my head, obviously मेरे को भी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट देर इज़ नो वे यू कैन लीव देम। आप बोलो नहीं क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम फूड इम्पोर्ट कर लेंगे, सिंगापुर भी तो करता है। भाई इंडिया सिंगापुर नहीं है, इंडिया में 1.4 बिलियन लोग होने वाले हैं, ऑलरेडी 1.3 बिलियन लोग हो चुके हैं। वो करेंगे क्या, जॉब क्राइसिस आ जाएगी, जैसे मैंने बताया क्राइम रेट्स बढ़ेंगे, उस केस में वो अर्बनाइजेशन इफेक्ट होगा, स्लम डेवलपमेंट होगा, इट विल अफेक्ट you also, it will affect me also. We have to find a job for these people, right? Skill development is the only way forward, land pooling etc. तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ऐसे नंबर टॉपिक 2 है, इसमें इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। सो इसमें क्या है कि जैसे पहला टॉपिक में तो चलो ज्ञानबाजी चल जाएगी, ये जो दूसरा टॉपिक है ना, इसमें अगर आपको एक्चुअल नंबर्स नहीं पता हैं, एक्चुअल आपको नहीं पता है कि फिस्कल टाइज क्या होते हैं, तो इस टॉपिक को मत अटैम्प्ट करना। इसमें फैक्ट्स आने चाहिए, खासकर किसी का पॉलिटी ऑप्शनल है, जिसकी पॉलिटी में अच्छी नॉलेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी का अच्छा है, तो उसमें फैक्ट्स और फिगर्स काफ़ी कोट करने पड़ेंगे आपको, इसमें काम नहीं चलेगा। स्पेशली अभी जैसे जीएसटी के बारे में तो इसमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटली आपको जीएसटी की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, टोटली मतलब वो वाला कंटेंट आएगा इसमें। तो सबसे पहले आप मतलब कुछ बोल सकते हो, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, प्रोविजन ऑफ जीएसटी, 2 टाइप का होता है, सीजीएसटी, जीजीएसटी। फिर आपको वो भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें कि कौन से आइटम्स पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इस पर बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब, क्यों जीएसटी को लाया गया है, क्यों न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, क्यों इसको स्टेट कर रहे थे, व्हाट वर दी कंसर्न्स अबाउट दिस जीएसटी अमंग दी स्टेट्स। सो बेसिकली इट विल रिवॉल्व अराउंड बाई एंड लार्ज जीएसटी, ठीक है। एंड सो कंक्लूजन इसमें यही होगा कि इकोनॉमिक मेजर्स आर बेसिकली दे विल इम्प्रूव दी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपको इसमें कंक्लूजन देना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट गो अगेंस्ट जीएसटी, क्योंकि आपको एज अ सिविल सर्वेंट, एज एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ठीक है, तो इन दैट केस यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसी। और क्योंकि आपको बोला जाएगा कि भाई आपको जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है, आपको एज अ सिविल सर्वेंट इंश्योर कराना है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो, आपको आईआरएस ऑफिसर इंश्योर कराना है कि इम्प्लीमेंट हो, सो देयर इज़ नो वे यू कैन गो अगेंस्ट इट, राइट। प्लस जीएसटी के अलावा भी आपको इसमें 4-5 टॉपिक्स और टच करने पड़ेंगे, 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और तो बेसिकली मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी डन हेयर। तीसरा जैसे टॉपिक है, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। अब इसमें अगर आपको एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पता तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जैसे आपको असर के एक एग्जाम्पल कोट करने पड़ेंगे कि भाई 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के मैथ्स के सवाल नहीं कर पाता, लेकिन जैसे अगर मेरे को इसको चालू करना होता तो इसमें मैं एग्री करूँगा 200% करेक्ट है सर, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है मेरे को डाउट ही नहीं, कोई इसमें तो फाइट कर ही नहीं सकता। देयर इज़ नो वे यू कैन गो अगेंस्ट द स्टेटमेंट ऑफ द एसे। इसमें आप बोलो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, जैसे कि लेट नेल्सन मंडेला ने बोला था, जिन्होंने 27 साल जेल में निकाले थे अपार्थाइड सिस्टम में अफ्रीका में।
हाउ दिस स्टेटमेंट इज़ रेलिवेंट इन इंडिया। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड रो रहे हैं पिछले 10 साल से कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम एज ए डेवलपिंग नेशन क्या चाहते हैं, हम एक वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। तो लिटरेसी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल प्ले अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके एजुकेशन लोग, सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की मैं बात करता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर हेल्दी पॉपुलेशन नहीं होगी, अगर आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनाइटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये कम नहीं होंगे, तो बच्चे बड़े ही नहीं होंगे, अडल्टहुड में मरेंगे नहीं, मतलब अडल्टहुड में पहुँचेंगे ही नहीं, पहले ही मर जाएंगे। तो आपके बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एक बार वो हेल्दी हो गए, मान लो कि उनको ओबेसिटी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, कैंसर नहीं है, उनको मतलब अस्थमा नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, तो इसके बाद उनकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में क्या क्या आता है, सब कुछ आता है एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, सब कुछ आता है। सो टेक्निकली अभी जो क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े K-12 टाइप की एजुकेशन इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। K-12 मतलब किंडरगार्टन से 12वीं क्लास में। तो जितनी ज़्यादा एजुकेटेड होगी उतने अच्छा पॉलिटिशियन सेलेक्ट कर लेगी। डेमोग्राफिक सिस्टम आपका इंपॉर्टेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको एजुकेटेड होना चाहिए, इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए। एक सिविक सेंस डेवलप होगा। आप देखते हो कि USA में जाके लोग काफ़ी सुधर जाते हैं, थूकते नहीं इधर उधर, ओके, पब्लिक में यूरिनेट नहीं करते, तो वो सिविक सेंस इंडियंस में अभी मिसिंग है। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएंगे, जब पढ़ाई करोगे तभी तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएंगे। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, राजस्थान, बिहार जैसे स्टेट में सिर्फ 60% से भी कम औरतें पढ़ी लिखी होती हैं। पढ़ी लिखी का मतलब जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। तो जो 40% आपका जो रिसोर्स है वो अनटैप्ड है सर, बहुत बड़ी बात है। तो मोर लिटरेसी ऑफ वुमेन से क्या होगा, सो इट इज़ सेड दैट कि इफ़ यू टीच अ मैन, यू टीच अ मैन 1 पर्सन, बट इफ यू टीच अ वुमेन, यू टीच द एंटायर फैमिली, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। कंट्रीज़ हैविंग हाई FDI रैंकिंग, जितनी भी देखोगे आप HDI रैंकिंग में जितनी भी टॉप पे मिलेंगे आपको, आइसलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे, ये सबका क्या है कि काफ़ी फोकस रहता है एजुकेशन पे। तो उसमें आप प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बता दो क्या होती है, वर्नाकुलर लेवल पे होती है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। फिर टर्सरी एजुकेशन क्या होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर प्राइवेट और पब्लिक फंडिंग का इसके बारे में बताओ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है। तो एनीवे मतलब इस तरीके से आप ऐसे टैकल कर सकते हो। तो अगली बार मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे इनको करना है। सो लेसन देखने के लिए धन्यवाद।